पढ़ते हैं 10th और 12th क्लास में और चाहते हैं अच्छे मार्क्स, तो हो सकता है ये पॉडकास्ट आप सबके लिए हो। मेरा नाम मुकेश मलिक है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं जी। और मैं पिछले 31 सालों से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं ना, उनके कान कच्चे हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बेस्ड बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं, तो ये सोचते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं। अपने कंट्री रिलेटेड बातें होती है, उनकी टर्म्स होती है, उनके लिए रिस्पेक्ट होती है बड़ों के लिए। तो CR21 किस तरह उससे डील करता है उन चीजों के लिए? नहीं देखो, कंट्री के लिए तो हमेशा से ही कोई भी है, किसी भी धर्म का है, सबको करना चाहिए, रिस्पेक्ट होती है सबके मन में। सबसे पहले तो संस्कार जरूरी है। ऑनलाइन बच्चे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बच्चे उसमें ज्यादा फोकस होके पढ़ना चाहते हैं या उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? हर चीज के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन के अगर कुछ फायदे भी है तो नुकसान में, मान लो वो फोन चला रहा है, सोशल मीडिया पे चैट कर रहा है, गेम खेल रहा है, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गई या कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये नुकसान भी है। तो स्टडी न्यूट्रल है, उसी तरह धर्म के लिए भी न्यूट्रल हो। स्टडी तो एक जन्म सिद्ध अधिकार सबका होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो किसी धर्म का है चाहे कुछ। क्या आप पढ़ते हैं 10th और 12th क्लास में और चाहते हैं अच्छे मार्क्स, तो हो सकता है ये पॉडकास्ट आप सबके लिए हो। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। मैं सुधांशु शर्मा आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया पॉडकास्ट शुड टॉक्स चैनल पर। तो हम मिलते हैं मुकेश मलिक सर से, जिन्होंने CR21 की स्थापना की और काफी बच्चों को 10th और 12th मार्क्स में अच्छे मार्क्स लाने में मदद की है। तो मिलते हैं मुकेश सर से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सुधांशु जी, बहुत बढ़िया। और आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग कैसे की सर? मेरा नाम मुकेश मलिक है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं जी। और मैं पिछले 31 सालों से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट पे जाने से पहले सर हम आपके बारे में डिटेल थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया और आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली मेरा टीचिंग ही बैकग्राउंड है और मैं 31 सालों से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसलिए खोला था ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। अभी मैंने हाल ही में अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ताकि देश भर के स्टूडेंट्स को मैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकूं। तो ये आपका सक्सेसफुल रेट के करने के बाद ही आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि CR21 का सक्सेस रेट क्या चल रहा है अभी? सक्सेस रेट माने कि आपकी मेहनत कितनी रंग ला रही है, बच्चों की पढ़ाई कितनी रंग ला रही है? अभी तक मेरा सक्सेस रेट जो है 100% है। अच्छा, 100% है। आज तक मेरा पढ़ा हुआ कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है सर। और बच्चे किस तरह जुड़ते हैं आपसे? बच्चे एक दूसरे के आगे से आगे सिटी से जुड़ते हैं। बच्चे आगे से आगे बताते हैं कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और इसलिए हमारे पास आते हैं। तो CR21 की जो नाम है इसका, वो कॉन्सेप्ट रियलिटी तो नहीं पढ़ा ऐसे करके कि किस वजह से पढ़ा सर? हाँ, कॉन्सेप्ट रियलिटी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि क्लासरूम 21 यानी कि 21वीं सदी का क्लासरूम। अच्छा, तो ये क्लासरूम जो है बहुत आधुनिक भी होगा? हाँ जी आधुनिक और प्रोफेशनल भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सर एलेबोरेट करिए कि CR21 में हमें क्या क्या मिल सकता है, मतलब कि हमें, मतलब बच्चों को सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी उनकी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी विषय में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करते हैं। इवन ऑनलाइन में भी जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है उसमें भी हम व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे को परेशानी नहीं आने देंगे। CR21 की स्टार्टिंग सर कौन से मंथ में या कौन से ईयर में हुई थी मैम? ये CR21 की जो स्टार्टिंग है वो 2021 में ही हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपको प्रैक्टिसिंग CR21 में 4 साल हो गए? हाँ जी। और उससे पहले की सर अगर हम बात करें? उससे पहले जो है मैं तब भी टीचिंग में था, मैं फॉरेन में भी पढ़ाया है 4 साल। अच्छा। उससे पहले मैं चंडीगढ़ भी 15 साल पढ़ा चुका हूँ। तो किसने आपको सुजेस्ट किया या आपको कैसा लगा कि आप बद्दी में पढ़ाएंगे? क्योंकि ये फॉरेन और चंडीगढ़ के हिसाब से एक छोटा शहर है, मगर इसमें बद्दी में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। तो किसने सुजेस्ट किया सर आपको बद्दी में आने के लिए? बद्दी में असल में ग्रोथ रेट के कारण नहीं मैं आया हूँ, बल्कि एक सेवार्थ भाव से आया हूँ। अच्छा। कि बच्चों का फायदा हो सके, ये मैंने देखा, थोड़ा इस एरिया को स्टडी किया तो यहाँ देखा कि यहाँ पे एक बहुत जरूरत थी इंस्टीट्यूट की, अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत थी, और इसलिए मैंने यहाँ पे निर्णय लिया कि यहाँ के लोग जो है अच्छी एजुकेशन यहीं पे ले सके। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बद्दी में। पूरे बद्दी वालों की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक वेल नोन टीचर का सर अच्छा पैकेज होता है, तो आपने
इस फील्ड में क्यों स्टार्ट की कि हम मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसका नाम CR21 होगा? नहीं, मैं एज ए टीचर एक अच्छा पैकेज ले भी रहा था, अच्छा। लेकिन उसको छोड़कर फिर मैंने सोचा कि स्कूल में मैं एक स्कूल तक सीमित रहूंगा, जी। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो मैं हर स्कूल के या पूरे एरिया को जो है उसकी सेवा कर सकता हूँ। तो इसमें आप क्या क्या बताते हैं सर, बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? बेसिकली हमारा जो है कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और कॉन्फिडेंस के साथ एक बोर्ड एग्जाम दें, और हम उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उनकी मदद करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, तो CR21 किस तरह उनको हेल्प करता है? हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे आपने लेंथी सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, हर सब्जेक्ट को कैसे प्रॉपर टाइम देना है, फिर आपने अपना डेली प्लान बनाना है, फिर वीकली प्लान बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ना सिर्फ प्लान बनाना है बल्कि उसको फॉलो भी करना है। बच्चे प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हम ये सब उनको बताते हैं कि उनको कैसे ये सब फॉलो करना है। प्लान बन गया सर, फॉलो हो गया, मगर बोर्ड परीक्षा के लिए कंसंट्रेशन पावर कैसे आती है, वो कैसे बताएंगे आप? कंसंट्रेशन पावर तो देखिए ऐसे है कि बच्चे जैसे टाइम टेबल बनाते हैं तो एक लंबा टाइम टेबल ना बनाएं। टाइम टेबल बनाया, उसमें जैसे 45 मिनट का उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें, फिर दोबारा से लग जाए, तो उससे जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। और कंसंट्रेशन पावर सर इससे थोड़ी इम्प्रूव होती है बिल्कुल, अगर आप ब्रेक 45 ले लेके यस, पढ़ेंगे तो? यस बिल्कुल 45 मिनट का टाइम आप ले रहे हैं, फिर आप उसमें सिर्फ 45 मिनट में आप सिर्फ वो पढ़ ही रहे हैं, आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं। जी जी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। बिल्कुल। मोबाइल नहीं चला रहे हैं, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। फिर जो 15 मिनट है आप उसमें आप देखिए थोड़ा मोबाइल चलाइए, ठीक है, आपने रिफ्रेश होना है। फिर वो 15 मिनट के ब्रेक के बाद उसमें थोड़ा-सा हल्का आप अपने आप पानी पियो, अपने आप को उसके बाद जो है फिर दोबारा से 45 मिनट के लिए बैठ जाओ। हाँ, बच्चों को बताना जरूरी है कि आपने अगर 45 मिनट्स और 15 मिनट का ब्रेक लिया है तो उल्टा नहीं करना कि 45 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं और 15 मिनट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हो रहा है ऐसे, इसलिए करके ये जरूरी है टाइम शेड्यूलिंग। नहीं देखो ऐसे है ना, इवन अगर हम मोबाइल पे बैठ जाएँ तो हम भी मोबाइल को छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। तो फिर आजकल बच्चे हैं। बिल्कुल। ठीक। आजकल तो पता नहीं लगता सर मोबाइल स्क्रॉलिंग में कितना टाइम जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो हम 1-2 वीडियो देखते हैं, वो कब आधा पौना घंटा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस करके टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। हाँ जी, उसके साथ-साथ कंसंट्रेशन बच्चे की एकाग्रता होनी भी ज़रूरी है कि वो 45 मिनट उसने सिर्फ पढ़ना ही है, डेडिकेटेडली उसमें दें कुछ। उसमें उसने फ़ोन नहीं देखना है। सर हम हर एक बच्चे की मिस्टेक्स तो बता नहीं सकते क्योंकि वो हर बच्चा अलग अलग तरीके की मिस्टेक करता है, मगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो हर बच्चा करता है, कॉमन मिस्टेक्स हम उसको बोलेंगे। तो वो सर आपके हिसाब से क्या रहती हैं और कैसे उनको रिजॉल्व किया जाता है, बच्चे कैसे बच सकते हैं वो मिस्टेक से? कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, एक्टिव रिकॉल है, माइंड मैपिंग है, विजुअलाइज़ेशन है, तो रिवीजन है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करना। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है। मान लो वो एक उसने एक टॉपिक तैयार किया, तो पहले आप उसने बुक खोल के या नोटबुक खोल के या अपने नोट से तैयार कर लिया। जी। फिर उसको बंद करे वो, और फिर उसको अपने आप से क्वेश्चन करे उस टॉपिक के बारे में, और उससे क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी और वो अच्छे से तैयार भी कर पाएगा। दूसरा है कि विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में उस टॉपिक की एक पिक्चर बनाए, उस क्वेश्चन की एक पिक्चर बनाए कि ये क्या था क्वेश्चन। तो क्योंकि एक्टिव ये होती है जो विजुअलाइजेशन है, वो हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन में लंबे टाइम के लिए रहती है। बिल्कुल छप जाती हैं एक तरह से बिल्कुल, जो बिल्कुल। पिक्चर्स हाँ होती जी। हैं। तो बच्चे वो जो है गलती करते हैं कि वो उसके विजुअलाइजेशन नहीं करते, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चे रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते। बच्चे रट्टा मारने में हाँ जी, फोकस हाँ जी, हाँ करते जी। हैं। बिल्कुल, रात को सोने से पहले अगर बच्चे रोज़ रिवाइज़ करें 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो वो बच्चे के माइंड में बहुत देर तक रहता है। फिर उसके बाद जो है अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व नहीं करते हैं, उससे उनको टाइम मैनेजमेंट का भी नहीं पता चलता। एक सर जैसे मेरे पेरेंट्स और बाकी पहले वाले पेरेंट्स क्या करते थे, वो बच्चे को 10 बजे सुला देते थे जी। और मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठ के बोलना कि तब पढ़ो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है सर? बिल्कुल, जो मॉर्निंग में आप पढ़ते हो, वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में सस्टेन रहता है, याद रहता है।
तो वो बड़ी अच्छी आदत थी। लेकिन अब जो जनरेशन है, पर्टिकुलरली ये जेन जी जो है, हाँ, जेन जी अब जो है वो सारे रात को पढ़ते हैं, रात को 3-3 4 बजे तक उठ के पढ़ेंगे, हाँ जी, 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। हाँ जी, उसका जो रीजन है ना कि इनका सारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। यही रीजन है कि ये देर तक पढ़ते हैं, फिर देर तक इन्होंने सोना है। लेकिन वो एक अच्छा मतलब नहीं है। जो हमारे टाइम में या आपके टाइम में जो चल रहा था, वही बेस्ट है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ा जाए तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो लंबे टाइम तक जो है दिमाग में रहता है। क्योंकि जैसे मान लो आज 15 तारीख है, कल 16 को अगर मेरा पेपर है, तो मैं 16 को मॉर्निंग में पढ़ूं, वो ज्यादा एफिशिएंट रहता है मेरे लिए। नहीं, मेरा सुझाव तो ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ना बंद कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एग्ज़ाम से पहले जितना आप पढ़ोगे, आप उतना स्ट्रेस में जाओगे। बल्कि आप मतलब पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कैसे पढ़ा जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम रात को और नया टॉपिक नहीं करना चाहिए, पिछले वाले को ही आपको अच्छे से रिवाइज दिमाग में, करना हाँ जी, चाहिए। रिवाइज़ करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक स्टूडेंट के लिए होती है मोटिवेशन। क्योंकि कभी कभी होता है कि मोटिवेशन नहीं होती तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता या उनका ध्यान कहीं और चल जाता है। हाँ जी। तो सर आप कैसे बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट मोटिवेटेड रहे? स्टूडेंट्स को देखो, सेल्फ मोटिवेशन का तो हमेशा से एक रोल रहा है, किसी की ज़िंदगी में भी, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने छोटे-छोटे गोल सेट करने चाहिए, फिर उन गोल को अचीव करना चाहिए और गोल को अचीव करने के बाद उनको सेल्फ रिवॉर्ड करना है, अपने आप को ही रिवॉर्ड देना है। इससे बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। और मोटिवेशन के बाद भी बच्चे जो होते हैं वो बोर्ड की परीक्षा के लिए स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपके पास क्या ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो बच्चों को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डर निकालना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि बच्चे को मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर हम डर की बात करें सर, तो बच्चों के अंदर क्या डर होता है? डर बोर्ड परीक्षा का ही होता है। कि फेल हो जाऊंगा, कि पापा से जूते पड़ेंगे, उसका डर नहीं, होता है? दोनों ही है। आजकल ये जो है ना, पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो नेचुरल है। अगर आज की डेट में मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा, मेरे में भी एक एंग्ज़ायटी, डर आ जाएगा। अगर आप जाएँगे, आप में भी आएगा। जो परीक्षा है या एग्ज़ाम है, वो चीज़ ही ऐसी है कि बड़े-बड़े डरते हैं उससे। तो ये नेचुरल है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बच्चों को डरना नहीं है, स्टूडेंट्स को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। थोड़ा आप जो है अपना योगा करें 5-10 मिनट का, और उसके बाद फिर आपको वही ब्रेक लेनी है, अपने काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में डालें। सबसे मेन बात है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डर के गए तो आपका नुकसान होगा, ठीक है? आप जितना याद किया वो भूल जाओगे। जो सर 75 to 80% स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो डरते हैं, मान लिया हमने, उनके लिए ये चीजें जरूरी है। मगर सर जो 5% या 10% स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी कभार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं 2-3 बार और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ जी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कि उनको बचना है इस चीज से या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कैसे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो हर किसी के लिए खतरनाक है और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही बच्चे मार्क्स भी लूज़ करते हैं। ये सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, ये हमेशा से गलत रहा है। आप हमेशा लर्निंग मोड में होने चाहिए, हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट हो। तो बच्चों को भी यही सोचना चाहिए और लास्ट मिनट तक, ठीक है, उनको जो है सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को आता है, इस उसमें नहीं रहना चाहिए, तो उनको रिकॉल करते रहना चाहिए। अभी हमने देखा भी कि अभी केबीसी किड्स चल रहा है सर। हाँ जी। तो उसमें एक बच्चा बहुत ज्यादा, उसकी वीडियोस हो रही है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं जीता उसने, को ना रूल्स समझे, ना रिस्पेक्ट की अमिताभ बच्चन सर की, और उसने 2-3 फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टेप्स की, और जब मेन क्वेश्चन आया तो बस उसको जवाब नहीं दिया गया और वो फेल हो गया। ये समस्या तो आजकल जेन ज़ी में सब में ही है, क्योंकि ये जनरेशन ऐसी है ना। अमिताभ बच्चन तो चलो उनको तो एक शो में हुआ, हमारे साथ तो रोज़ ही होता है ये। हाँ, क्योंकि हमने देखा भी है और हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, उनके कान कच्चे हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए आपका क्या विचार होता है कि मन में कैसे उनसे डील करें हम? एक्चुअली में क्या है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं, तो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं। दूसरी बात ये है कि आस्ता-आस्ता जो टीचर का, पेरेंट्स का या बड़ों का सत्कार था या डर था, वो खत्म हो रहा है। इसलिए इस टाइप जो आज की जनरेशन है, थोड़ा इस टाइप में जा रही है। हम थोड़ा बच्चों को समझाते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जनरेशन का तो इम्पैक्ट आता ही है।
और अगर मैं बात करूं सर की एक तरफ स्टडी अपनी साइड होगी, मगर एक अपने धर्म रिलेटेड बातें होती हैं, अपने कंट्री रिलेटेड बातें होती है, उनकी टर्म्स होती है, उनके उनके लिए रिस्पेक्ट होती है बड़ों के लिए। तो CR21 किस तरह उससे डील करता है उन चीजों के लिए? नहीं देखो, कंट्री के लिए तो हमेशा से ही कोई भी है, किसी भी धर्म का है, सबको ही करना चाहिए, रिस्पेक्ट होती है सबके मन में। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं। रही बात धर्म की, तो हम तो चाहते हैं कि धर्म न्यूट्रल हो, फिर भी ठीक है, आपस में मतलब ये चीजें जिस तरह स्टडी न्यूट्रल है उसी तरह धर्म के लिए भी न्यूट्रल बिल्कुल हो बिल्कुल बच्चे। सबको बराबर अधिकार हो, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब स्टडी तो एक जन्मसिद्ध अधिकार सबका होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे कुछ भी है, जाति का है। स्टूडेंट्स की लाइफ में सर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में स्टूडेंट की हो, हाँ जी। मगर स्टडी में कितना इम्पैक्टफुल डालते हैं सर पेरेंट्स? देखिए, पेरेंट्स का रोल तो स्टडी में बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स का जो काम है, बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है स्टडी के लिए। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बार बार बोलते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इससे बच्चा इरिटेट होता है। तो फिर वो क्या करता है, जानबूझकर पढ़ना छोड़ देता है। ठीक है, वो प्रेशर में काम नहीं करना चाहता। आज का बच्चा जो है वो प्रेशर में काम नहीं करेगा। बिल्कुल आप उसको प्यार से काम करेंगे। तो आप पेरेंट्स का ये रोल होता है कि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जिसमें वो पढ़ सके, बार बार उसको टोके ना, थोड़ा सा उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने दें ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। और अगर हम बात करें, ये तो पेरेंट्स की बात होगी सर, अगर हम बात करें बच्चे के लिए कि बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे डील करे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये बच्चा कैसे डील करे, ये तो देखो सबसे पहली मेन बात है जो हमें सिखाया जाता है धर्म शास्त्रों में, या जो भी हमने अब तक शिक्षा ली है, गुरु वंदनीय है, माता पिता वंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो मतलब बच्चे को सोचना है। ठीक है, संस्कार उसमें होने चाहिए। सबसे पहले तो संस्कार जरूरी है, बिल्कुल। पढ़ाई बाद में है। तो ये बच्चों का फर्ज बनता है कि चाहे वो आज के तकनीकी बच्चे हैं, कि सबसे पहले पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स देखो किसी होप के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो चाहते हैं बच्चों का भला हो, तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं। अगर वो टोक भी रहे हैं तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, और उनको जो है उतना ही अच्छा करके दिखाना चाहिए पेरेंट्स को। तकनीकी बच्चों की सर आपने बात कर ही दी, तो ये हम अगर परसेंटेज अकॉर्डिंग बात करें तो ऑफलाइन बच्चों की परसेंटेज जो है वो कम है ऑनलाइन बच्चों की परसेंटेज से। ऑनलाइन बच्चे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बच्चे उसमें ज्यादा फोकस होके पढ़ना चाहते हैं या उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन के अगर कुछ फायदे भी है तो नुकसान भी है। जी फायदे हैं कि बच्चे का टाइम बचता है, बच्चा घर से बाहर नहीं जा रहा, अपने लिविंग रूम में या अपने बेडरूम में जहाँ बैठकर भी पढ़ रहा है, तो उसका टाइम बहुत बच रहा है, तो बुरी संगत से भी बचता है बच्चा। लेकिन उसके नुकसान भी है इसमें। जैसे मान लो बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई जी अभी वो पढ़ रहा है, बीच में मान लो वो फोन चला रहा है, सोशल मीडिया पे चैट कर रहा है, गेम खेल रहा है, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गई या कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये नुकसान भी है। जी तो दोनों ही पहलू हैं। अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ऐसे ही ऑफलाइन के भी फायदे भी है, नुकसान भी है। ऑफलाइन में बच्चा कम से कम प्रैक्टिस तो करता है, एक उसके ऊपर प्रेशर होता है कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ऑनलाइन में ये बंदिश नहीं है। ठीक है, बच्चे के मन में है, उसने सुन लिया, अब वो प्रैक्टिस करे ना करे, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉ है। मगर सर हमने देखा है कि बोलते हैं कि अगर एक मछली गंदी होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हाँ है, जी, उसी तरह अगर एक क्लास है जिसमें इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हाँ हैं जी, तो उसमें जो डफर बच्चा होता है वो भी इंटेलिजेंट बन जाता हाँ है। जी, और अगर बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ेगा तो उसको एनवायरनमेंट का पता ही नहीं लगेगा, हाँ जी, तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्कूल इसीलिए जरूरी है, कम से कम बच्चा स्कूल में जाके सारी एक्टिविटीज सीखता है। कैसे उसको बैठना है, कैसे दोस्तों के साथ बिहेव करना है, कैसे पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है, कैसे टीचर के साथ बिहेव करना है। इसलिए स्कूल का रोल तो हम कभी डिनाई करें, स्कूल कभी भी ऑनलाइन नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कोरोना में अगर गया है तो फिर उसको ऑफलाइन आना ही पड़ा। बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग जो है एक अलग पार्ट है, उसमें आप ऑनलाइन जा सकते हैं। क्योंकि वो कोचिंग कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, हाँ जी, जैसे CR21 है, तो बच्चों को आने जाने में डिफिकल्टी हाँ होती जी, है। स्कूल ही है कि स्कूल स्कूल ने बसेस लगाई हुई हैं, बिल्कुल। तो इस करके वहां जाना जरूरी है। दूसरा ये है ना, स्कूल में तो सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। बिल्कुल अगर उसको एडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है तो उसके लिए उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। जी। तो इसलिए उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सही है। तो
आप प्रेफर ये ज्यादा करेंगे कि बच्चे को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए या एक मोटिवेटेड बच्चा अकेला पढ़े? दोनों ही ठीक है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल स्टूडेंट टू बिल्कुल, स्टूडेंट। हाँ। कुछ लोग अकेले रह के ही बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। कुछ लोग जो है स्कूल जाकर या ग्रुप में जाकर भी नहीं पढ़ पाते। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं सर, बिल्कुल ही, तो टीचर्स जो हैं हाँ। वो प्रेफर करते हैं लास्ट ईयर रिवीजन पेपर्स के हाँ। या मॉक टेस्ट के, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है सर? सुधांशु जी, जो मॉक टेस्ट होते हैं या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उससे बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीखता है। अच्छा। बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर ये करने हैं उसको, तो उसको टाइम बेस्ड करने हैं। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो उसको पूरे 3 घंटे लेने हैं और उसी में उसको कंप्लीट करना है। तो उससे वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है। दूसरा क्या था, उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आ रहे हैं, जो रिवाइज हो रहे हैं, जो बार बार आते हैं। जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो ये दोनों फायदे हैं उसके। और अगर हम बात करें लास्ट मंथ की, मतलब कि जो एग्जाम से लास्ट मंथ होता है पहले वाला, तो उसमें क्या स्टूडेंट को टेक्निक ऐसी यूज करनी चाहिए? लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा जरूरी तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अच्छा। जैसे हम मान लो परीक्षा देने जा रहे हैं बोर्ड, उसे 1 महीना पहले बच्चे को जो है नए टॉपिक नहीं सीखने चाहिए। उसको जो है पुराने टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए। टेस्ट ज्यादा, अगर आप किसी को टेस्ट दे नहीं रहे तो सेल्फ टेस्ट भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन को बुक खोलो, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, फिर उनको देखो वो आपको आते हैं कि नहीं। सेल्फ टेस्टिंग जरूरी है। अगर सेल्फ टेस्टिंग करता है बच्चा, अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, तो 101% वो बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन करेगा। सर, एक बड़े इंसान को तो पता लग जाता है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, मगर स्टूडेंट जो 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, उसको कैसे पता हो कि वो सही ट्रैक पे है? जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे को सेल्फ टेस्ट करना चाहिए, यानी कि सेल्फ असेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को अपने आप को सेल्फ असेस करते रहना चाहिए बिना नोट्स के। जैसे उसने पढ़ा, फिर नोट्स को साइड में रख दे और उसमें से खुद को क्वेश्चनिंग करे। तो ये बहुत बड़ा यह तरीका है। इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बच्चे को पता चलता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। कमजोर जो उसके टॉपिक हैं उन पे फोकस करे तो वो सही ट्रैक पे ही रहेगा। और अपने दिमाग को एक ध्यान में कैसे रखें कि हमने यहीं फोकस होकर पढ़ना है? एक पोमोडोरो टेक्निक है, यानी 20-25 मिनट बच्चा पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले। इस तरीके से बच्चे को हमेशा फोकस रखना चाहिए। बैलेंस डाइट ले, मेडिटेशन करे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे बच्चा अपने आप को जो है सही तरीके से रख सकता है। आपने मेडिटेशन का वर्ड स्टूडेंट की लाइफ में 2 बार इस्तेमाल कर लिया हाँ सर, जी। तो कितना जरूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में? नहीं, मेडिटेशन का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लो बच्चा मेडिटेशन करता है तो उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इम्प्रूव होगी होगी। अच्छा। हाँ जी, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स की लाइफ। पहले पुराने टाइम में गुरुकुल होते थे तो उनमें मेडिटेशन ही होती थी ना। बिल्कुल। लेकिन आज वो चीजें खत्म हो रही हैं। लेकिन मेडिटेशन का रोल हमेशा से ही रहेगा। अगर आप हेल्दी हो, मेडिटेशन मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका दिमाग भी हेल्दी है। आप फोकस लाइफ में रहेंगे। बिल्कुल जी। स्टूडेंट्स की लाइफ में सर कंपटीशन बहुत मायने रखता है। हाँ जी। और जब क्लासेस के यूनिट टेस्ट होते हैं तो बच्चे को पता लग जाता है कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हूँ या उस अपने क्लासमेट से कितने ऊपर या कितने नीचे हूँ। तो उसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं सर, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो खुद को वीक ना माने और कैपेबल माने कि मैं भी अचीव कर सकता हूँ वो चीज? सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड ही रखना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कमजोर हूं, तो फिर ऑब्वियसली है कि आपको जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप कमजोर हो। कमजोर कोई नहीं होता। सिर्फ फर्क क्या होता है, किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं बच्चों के, उनकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस होते हैं, पारिवारिक होते हैं, या स्कूल किसी को अच्छा नहीं मिला या टीचर अच्छा नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, कारण हो सकते हैं। तो बच्चे को हमेशा ये कभी अच्छे फ्रेम मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाना है। उसको ये नहीं सोचना कि मैं कमजोर हूँ। उसको प्लानिंग करनी है, उसको फोकस रखना है अपने आप को, तो ऑब्वियसली वो अच्छा कर पाएगा। और जो मेन चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स। हाँ जी। बोर्ड एग्जाम्स को इंटरेस्टिंग और मजेदार कैसे बनाए सर? देखिए, स्टडी को एक एडवेंचर लें। अच्छा। अगर आप बोझ समझेंगे तो कभी भी वो बोझ ही रहेगी। अगर आप एडवेंचर बनाएंगे उसको, उसके अच्छे इंटरेस्टिंग नोट बनाने हैं आपने अपने हिसाब से,
तो जो बोर्ड एग्जाम है वो बड़ा मजेदार होगा आपका। लेकिन अगर आप उसको बोझ मानेंगे, ठीक है, कि बोर्ड आ रहा है और एक आप फोबिया क्रिएट कर लेंगे, तो फिर नहीं आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते। तो एडवेंचरस आपको उसको बनाना है, तभी जो आपको मजा बहुत आएगा। बोर्ड एग्जाम के सर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं, मगर जो सबसे टफ टॉपिक होता है, टफ सब्जेक्ट होता है मैथ्स, उसको सर कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? देखिए, मैं पिछले 31 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स को तो अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, दिनचर्या के साथ रिलेट कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ समस्या कहाँ पे आती है कि बच्चे जो हैं आज की डेट में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से पढ़े, ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन उसका आंसर करेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, जल्दबाजी में रहते हैं, और एक जो है फोबिया बना के रखते हैं कि मैथ्स टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एडवेंचरस बना सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वही मैथमेटिक्स में है, बस सिर्फ ये है कि प्रॉपर गाइडेंस, अच्छा टीचर मिलना जरूरी है। मतलब मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में, तो सर एक एक एग्जांपल तो आप दीजिए कि हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं मैथ को अपने डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में रिलेट हम कर सकते हैं, जैसे मान लो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो होती है। सबसे पहले बात तो फाइंड एक्स। हाँ, सबसे पहले बच्चों को ये नहीं पता चलता फाइंड एक्स क्या है। हर बार यही फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। और वो बच्चे बच्चा, अपने प्यार को ढूंढी जाते हैं। हाँ, और बच्चा बच्चा जो है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है फाइंड आउट, पूरी जिंदगी वो फाइंड एक्स ही करता रहता है। हाँ जी। तो एक्स क्या है, वो एक चैलेंज है। आपकी लाइफ में जैसे चैलेंज आते हैं, आपको हर दिन नया चैलेंज मिलता है। बिल्कुल। सवेरे उठते हो आपको एक नया चैलेंज मिलता है, शाम को आप सो जाते हो, फिर अगले दिन फिर नया चैलेंज। सेम एक्स भी एक चैलेंज है, उसको आपने एज ए चैलेंज लेना है। हर क्वेश्चन में आता है वो, जहाँ पे भी आपको यूम करना वहाँ पे एक्स आएगा, वो एक चैलेंज है। अगर आप उस चैलेंज को समझेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्रॉपरली, तो वो चैलेंज का आंसर आपको अपने आप ही आपका ब्रेन देगा। जो आपने पढ़ा हुआ है आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा, वो इंटरेस्टिंग बनेगा आपके लिए। तो मैथ्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसके सारे टॉपिक बहुत ही मजेदार हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझना सारे कॉन्सेप्ट्स, तो CR21 को जरूर कांटेक्ट करें। अगर स्टूडेंट्स को सर एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, आपने कुछ लास्ट में वर्ड्स बोलने हो, तो आप क्या बोलेंगे सर? कैमरे में देख क्या बोलिए। देखिए, जो स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मैसेज यही है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। पहले तो हार्ड वर्क होता था, लेकिन आजकल स्मार्ट वर्क भी है। आपको एक प्लानिंग करनी है, अपने आप को फोकस रखना है, प्लानिंग के साथ ही आपको पढ़ना है। अगर आप रैंडम स्टडी करेंगे तो आप जो है बीच में रह जाएंगे। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको प्लान स्टडी टाइम के अकॉर्डिंगली स्टडी करनी पड़ेगी, और एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज होता है, कोई भी परीक्षा एक चैलेंज है, तो उसको प्लानिंग के साथ करोगे तो कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। यही मेरा लास्ट मैसेज है। तो थैंक यू सर इतने मजेदार पॉडकास्ट के लिए। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों के मन में होते हैं, स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको आपने क्लियर किया। बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँ कि CR21 में आप आइए, गेस्ट लेक्चर सर देंगे, और एक बार फ्री मन से अपने क्लासेस लेके देखिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा CR21 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, सर को कनेक्ट कीजिए। पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, CR21 का, मुकेश सर का नंबर दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करें अभी। लास्ट में सर हम जिस तरह से अपने गेस्ट को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, आपको हम देना चाहेंगे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, पॉडकास्ट पे आने के लिए। सुधांशु जी, धन्यवाद। थैंक यू सर आपका। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या बच्चों तक ये पॉडकास्ट आपका जी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बच्चे इसका फायदा उठा सके। जी जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। तो थैंक यू सभी का। देखते रहिए। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या कुछ भी चीज अच्छी लगे या बुरी लगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम, बहुत बढ़िया, राम धन्यवाद राम। जी।